हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू विद्याराधना एकेडमी। तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं। तो जनवरी में अभी जो जेई मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें मैथ्स का 22 जनवरी को जो सेकंड वाला शिफ्ट था, इवनिंग शिफ्ट, तो वो वाला हम मैथ्स का एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक शॉर्ट एनालिसिस भी करेंगे कि इसमें कितने नंबर आ सकते थे। ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सेट है, बी एक सेट है और नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस हमें बताने हैं फ्रॉम ए टू बी सच दैट वन बिलोंग्स टू एफ ए, मतलब वन फंक्शन का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल मैनी वन फंक्शंस कितने हो सकते हैं। तो हमें पता है टोटल फंक्शन भाई हर एक के लिए 4 चॉइस है, तो 4 की पावर 4। फार्मूला भी हम पढ़ते हैं, उसमें से अगर वन वन फंक्शन 4 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट कर दे तो m की पावर n और n फैक्टोरियल, तो हमें टोटल मैनी वन फंक्शन मिल जाएंगे। मतलब दैट इज 256 माइनस 24 232। अब इनमें से कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिन्हें वन नहीं मिल रहा है, कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिन्हें वन मिल रहा है। तो हमें वन चाहिए, तो ऐसा करते हैं, हम उल्टा कर लेते हैं, हम वो वाली वैल्यूज हटा देते हैं, वो फंक्शन हटा देते हैं जिनको वन नहीं मिल रहा, तो वन को हटा देते हैं। तो हर एक के लिए कितनी चॉइस होंगी, बेसिकली 3 चॉइस, तो 3 की पावर 4। तो ये ऐसे फंक्शन है जिनको वन वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब 81 फंक्शन। तो 232 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, साफ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है 151। करेक्ट बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। So next question है, let a line pass through two distinct points P, Q and be parallel to the vector. If the distance of the point from the point is 5, then the square of triangle PQR. तो मतलब PQ वेक्टर और ये वाला वेक्टर हमारा कैसा है, पैरेलल वेक्टर है। तो मतलब एक तरीके से Q माइनस P जो है, Q माइनस P का कोई कोऑर्डिनेट है, वो क्या होगा, लैम्ना ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 2k टाइप। तो Q का अगर मैं कोई जनरल कोऑर्डिनेट की बात करूं, P को ऐड कर देता हूं, तो मुझे किस तरह का मिलेगा, 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है ना, सॉरी ये -2 हो जाएगा, तो ये प्लस P जाएगा वहां पे, तो P वेक्टर ऐड हो जाएगा, तो 3 लैम्डा -2 बनेगा ये। सो 3 लैम्डा -2, 2 लैम्डा -1 और 2 लैम्डा प्लस 3, Q वेक्टर के जनरल कोऑर्डिनेट। अब भाई PQ की डिस्टेंस, Q और R की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 5, मतलब सब्ट्रैक्शन के बाद डिस्टेंस फार्मूला जब मैं लगाऊंगा तो 3 लैम्डा -3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -4 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25। यहाँ से सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लैम्डा की वैल्यू बता देता हूँ, सॉल्व करने के बाद आती है 2। ठीक है ना, कैलकुलेशन हम कर लेंगे। यहाँ से जब हम लैम्डा सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2। और लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई तो मतलब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए यहाँ पे, तो 4 3 7। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना हमें बड़े अच्छे से आता है, दैट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर क्रॉस P। कोई किसी से भी ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एरिया जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 136। ठीक है ना, तो PQ वेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, PR वेक्टर, और जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट आवर आंसर 136। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन है, लेंथी जाएगा ऑब्वियसली। सेकंड के बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ गिवन है, नंबर्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो बेटा हम डिस्कस करना जानते हैं, कैसे करते हैं, f' x निकालते हैं। f' x को हम 0 करेंगे
और एफ डैश एक्स को 0 करने के बाद फिर डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव से सॉल्व कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स के लिए लेबनीज रूल लगाते हैं सबसे पहले तो भाई। तो x की पावर 4 माइनस 8x² प्लस 15 अपॉन e की पावर x² और x² का डिफरेंशिएशन 2x। ये फैक्टराइज हो रहा है तो 8 और 15 मतलब 5 और 3, तो x² माइनस 5, x² माइनस 3, 2x और e की पावर x²। अब इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे जमा लेते हैं। तो -√5 इसका, -√3 0, भाई ये तो कभी 0 होगा नहीं, ये तो बेकार है। फिर √3 और √5 सारे लीनियर हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो माइनस से प्लस मतलब डिक्रीज से इंक्रीज जाता है तो लोकल मिनिमा मिलता है। तो माइनस से प्लस जो है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, तो ये 3 लोकल मिनिमा हैं और 2 लोकल मैक्सिमा हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 3। तो ये क्वेश्चन आसान था और जल्दी डूएबल भी था, ठीक है ना। तो देख के सॉल्व करना था हमें आराम से। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ भाई, लेट अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बोला इसकी क्या। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हम सॉल्व करना जानते हैं कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेता हूँ मैं साइड में यहाँ पे। तो दैट इज इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस प्लस से कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो -2 अल्फा बीटा की वैल्यू -1/2। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 1 हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। तो ये क्वेश्चन क्यों आसान था देखते हैं। तो अगर स्क्वायर की बात करें तो कभी पर ये दिक्कत है कि ये कभी 0 नहीं बनेगा। दिक्कत क्या है, ये कभी हमारे पास 0 नहीं बनेगा। तो cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम, क्योंकि भाई ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। 0 से ये क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस हाफ, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ। और मैक्सिमम वैल्यू 1 पे मिलेगा ये cos थीटा जब 1 होगा, ठीक है ना। तो 1/4 प्लस 1 मतलब 5/4, 25/16 माइनस हाफ, दैट इज 17/25 माइनस 8, 17/16। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8/16, दोनों को ऐड करेंगे 25/16, करेक्ट आंसर इज 25। तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है सॉल्व करते जाते हैं और फाइनली आंसर फाइंड करते जाते हैं। So fifth question है system of linear equation has infinitely many solution then 7a plus 3b is equal to। तो चारों डिटर्मिनेंट 0 होने चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कोई भी 2 डिटर्मिनेंट को 0 बना देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है, तो मुझे चारों डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोई भी 2 सॉल्व करूँगा। सर 2 ही क्यों सॉल्व करेंगे? क्यों? क्योंकि मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, एक a और b, तो इसके लिए मुझे केवल 2 इक्वेशन की ज़रूरत है। तो क्रेमर रूल से सबसे पहले मैं डेल्टा को 0 कर रहा हूँ। तो 1 1 2 2 3a -1 -3b
दैट इज इक्वल टू 0। सो 1 के लिए 3b प्लस 3a, -1 के लिए 2b प्लस a, और +2 के लिए -6 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा हमें, और सिमिलरली डेल्टा 1, तो इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे दैट इज 6a प्लस 1 2b, 1 3 -3 2a b दैट इज इक्वल टू 0। तो a और b में दूसरा रिलेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा, और a और b की जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों से a और b का हम आराम से रिलेशन सॉल्व करेंगे। तो एक से हमारे पास आता है यहाँ से, वैसे यहाँ से तो आराम से चेक ही हो रहा है क्योंकि हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो 2a, और 3b में से b सब्ट्रैक्ट हुआ तो b, ठीक है ना, 2b में से b सब्ट्रैक्ट हुआ, और 3 - 6 -3 इंटू 2, तो एक रिलेशन तो ये आ गया। सिमिलरली दूसरा रिलेशन यहाँ से चेक करेंगे तो विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 8। तो फाइनली दोनों से a और b की जब वैल्यू निकालते हैं तो सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं यार। a की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू 10, तो -2 पुट किया तो ये -14 प्लस 30, करेक्ट आंसर इज 16। ठीक है ना। तो डुएबल था, ऐसे क्वेश्चन हमें पता है आते हैं, और ये सॉल्व करना भी हमें आता है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आराम से हम कर सकते थे। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज सपोज दैट नंबर्स ऑफ टर्म्स इन एन AP इज 2k, मतलब इवन नंबर्स ऑफ टर्म है, इतना पता लग रहा है। सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो मान लेते हैं A1 से लेके A2k तक टोटल टर्म है, तो k ऑड हो गए और k इवन हो गए। तो ऑड टर्म्स मतलब k/2, 2a प्लस k - 1 इंटू डी, सॉरी हाँ टोटल k ही टर्म है, दैट इज इक्वल टू 40, और इवन टर्म्स का है 55, तो k/2, और इस बार फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये वाला, तो ये a प्लस डी है, तो मैं 2a प्लस 2d करके लिख रहा हूँ इसे, k - 1, और सॉरी डिफरेंस 2d हो जाएगा क्योंकि कंजिक्यूटिव का d है, तो यहाँ पे ये 2d हम लेंगे इसे, दैट इज इक्वल टू 55। सो दो इक्वेशन बनी है, अननोन अभी 3 दिख रहे हैं, एक और रिलेशन है, दैट इज a2k माइनस a, मतलब दैट इज 27, a2k मतलब a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी माइनस a इज इक्वल टू 27, a से a कट, तो d में रिलेशन एक आया है 27/2k माइनस 1। अब बात है भाई इनको सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या है, दोनों का a सेम रख देता हूँ कि और d और k में एक रिलेशन तो है, तो मैं a की रिलेशन और निकाल लेता हूँ, पूरा मेहनत क्यों करें हम। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू देखता हूँ तो ये 2 तो 2 कट हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी 40/k माइनस k - 1 इंटू डी, और a की वैल्यू यहाँ से देखें तो ये 2b कट, और ये d से db कट, तो यहाँ से अगर देखें तो 55/k माइनस kd, तो kd से kd कट, तो d की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है यहाँ से 55 - 40 मतलब 15/k, सो दिस इज इक्वल टू 15/k, और k की वैल्यू पूछी है तो अदर ऑप्शन चेक कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। 27k इज इक्वल टू 30k माइनस 15, तो k की वैल्यू 5 है। सिमिलरली वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ऑप्शन वगैरह भी चेक कर सकते थे, थोड़ा सा अगर कैलकुलेट कम करना चाहें तो थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी जा सकते थे,
कि नंबर ऑफ टर्म्स को ले लेते 12 और चेक कर लेते कि इस तरह से कुछ सेटिस्फाई होता है या नहीं, ठीक है ना। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती। हाँ भाई, 7th क्वेश्चन देखते हैं। सो 2 sin स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा, इन दोनों में रिलेशन होता है, इसे लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आया sin स्क्वायर थीटा या sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। यहाँ से अगर देखूँ मैं तो cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली दिखाई दे रही है sin थीटा की वैल्यू हाफ सेटिस्फाई कर रही है, बट माइनस हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रही। हाफ के लिए ये वाला टर्म 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और माइनस हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रही, बट तो जनरल दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए तो ओनली हाफ करेगा। और हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 और सेकंड क्वाड्रेंट में 5 π/6, सम करेंगे, करेक्ट आंसर इज पाई। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा कुछ टफ नहीं था जो कि ना कर सकें, तो आराम से इसे सॉल्व कर लेते हैं। सेवन्थ के बाद आते हैं 8th पे। भाई ये फेमस क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी हमें, किसी भी स्टूडेंट को ही। तो इसमें क्या है, सिंगल x दिख रहा है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ dx/dy। तो मैं पहले इसको रिवर्स करके लिख देता हूँ, dx/dy इज इक्वल टू, तो 1 + y² जो है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का x और प्लस का 2e tan इनवर्स y, और इसको इधर लेके आऊँगा मैं, तो बड़े आराम से हमें एक लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कर ना पाए। ये फाइनली लीनियर इक्वेशन हमने दिख गई, जिसमें py दिख रहा है, qy दिख रहा है, बस सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। तो पहले इंटीग्रल फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 + y² मतलब tan इनवर्स y, इंटीग्रल फैक्टर। और इंटीग्रल फैक्टर के बाद अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होता है xif इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स y, और राइट हैंड साइड वाला फंक्शन जो कि इसके साथ स्क्वायर बना देगा, और नीचे है 1 + y²। तो साफ दिख रहा है, अगर मैं e की पावर tan इनवर्स y² को ही t मान लेता हूँ, इसी को पूरे को t मान लेता हूँ, 2 ही है ये, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2 tan इनवर्स y और 2 tan इनवर्स y का 2y/1 + y²। तो अगर मैं इसे t माना तो ये पूरा ही डिफरेंशिएशन में dt बन गया, मतलब राइट हैंड साइड इज x e की पावर tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू e की पावर 2 tan इनवर्स y प्लस सम कांस्टेंट। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो क्वेश्चन में f0 की जगह पे 1 रखेंगे तो c आ जाएगा, और फिर f1/√3 बड़े आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो f1/√3 फाइंड करने के बाद मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ, तो इसकी वैल्यू f1/√3 के बाद आएगी e की पावर π/6, ठीक है ना। तो बड़े आराम से ये वाला सॉल्यूशन किया जा सकता था, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है, पुराना ही, थोड़ा बहुत चेंज किया है बस।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक एलिप्स है, एक हाइपरबोला है, दोनों की डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, तो इसकी एसेंट्रिसिटी को मैं ई मान लेता हूँ और इसको कैपिटल ई मान लेता हूँ, या E1 E2 कुछ मान लो इस तरह से। ई गिवन है तो दिक्कत होगी, तो E1 E2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2√3 और हाइपरबोला के लिए भी 2√3, तो एक इक्वेशन तो रिलेशन आया भाई हमारे पास। उसके बाद दोनों की एसेंट्रिसिटी का रेशियो पता है यार, तो अगर दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो E1 अपॉन E2 1/3 है, तो मतलब A अपॉन A इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 3 है, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो कैपिटल A1 मिल गया, कैपिटल A1 मिल गया और स्मॉल a की वैल्यू हो गई 3। और a स्क्वायर ई स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6। सिमिलरली इसमें होता है हमारे पास ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आ गई है 2। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का बस सम निकालना है, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए, 3 से 2 बार, तो 4 और 4 8, इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है ना। तो स्टेप्स फॉलो करने थे, एक एक करके वैल्यूज पुट करनी थी, और ये वाला क्वेश्चन हम आराम से बना सकते थे। सो 9th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे, पीएनसी का क्वेश्चन है। सो 3 गर्ल्स 4 बॉयज़ हैं, और ठीक है 2 बॉयज़ हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन स्टैंड इन ए क्यू सच दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। सारी गर्ल्स साथ में बैठनी चाहिए, उनको एक यूनिट बना दिया, और सारे बॉयज़ भी साथ में बैठने चाहिए, उनको भी एक यूनिट बना दिया। ठीक है भाई, B1 B2 साथ में नहीं होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम B1 B2 को बाद में देखते हैं, पहले टोटल केस देख लेते हैं। तो गर्ल्स को एक यूनिट, बॉयज़ को एक यूनिट, उसके बाद 2 यूनिट को अरेंज करने के वे 2 फैक्टोरियल, गर्ल्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं, बॉयज़ को आपस में अरेंज कर सकते हैं। अब B1 B2 साथ में नहीं होने चाहिए, तो मैं एक केस मान लेता हूँ जब B1 B2 भी साथ में, तो B1 B2 एक यूनिट हो गई, मतलब बॉयज़ 3 है, एक तरीके से बॉयज़ भी 3 है और गर्ल्स भी 3 है, तो टोटल वेज तो 2 फैक्टोरियल, तीनों बॉयज़ को अरेंज करने के वे, तीनों गर्ल्स को अरेंज करने के वे। जो 3 बॉयज़ में एक यूनिट है B1 B2 की, उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो बस सॉल्व करेंगे, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 6, ठीक है। या फिर कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ही ले लेते हैं, बेटर। तो कॉमन हमारे पास आ रहा है 3 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा 24, और यहाँ पे ये कॉमन आ गया, तो 6 दूनी 12, 12 बचा, तो 6 दूनी 12 और इंटू 12, आंसर इज 144। ठीक है ना। तो पीएनसी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आराम से सॉल्व कर सकते थे। सो 10th के बाद आते हैं भाई 11th पे। तो प्रोबेबिलिटी का ऐसा क्वेश्चन भी किया जाता है, देखते हैं कैसे। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, वेन डायग्राम से बेसिक। तो 12x², तो पहले इसके रूट निकाल लेते हैं, तो ये -3 -4 12 से डिवाइड और नेगेटिव से मल्टीप्लाई, मतलब एक की वैल्यू है 1/4, तो PA अपॉन P
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, इसकी वैल्यू है 1/4। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ मेंशन तो किया नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई बोले अरे सर किसको क्या मानना है वो कैसे पता, तो कुछ भी मान सकते हो इस केस में 1/3। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.1 है, तो पी ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 0.4 और इसकी वैल्यू आ गई 0.3। बहुत बढ़िया। अब यार ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये तो डिमॉर्गन्स लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी 0.1 है तो उसका डैश कितना हो जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9। ये ए यूनियन बी का डैश है, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, तो भाई 0.4 और 3 7, 7 में से 1 गए तो 6, और उसका डैश लेना है तो 1 माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.4। करेक्ट आंसर इज 9/4 डेसिमल हटा के, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम आराम से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 3/3 मैट्रिक्स है, ए को 3/3 डिटर्मिनेंट हाफ है, ट्रेस 3 है, बी गिवन है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी पूछा है। तो भाई इसको तो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। तो बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर n-2, तो 3 - 2 1 इंटू 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 इंटू a। तो बस काम हो गया, इतना किसी को आता था तो ये 2 की पावर 3 8 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है 1/2 और 2a, तो मतलब b जो है वो 8a के इक्वल है। तो ट्रेस a का 3 है तो b का तो ट्रेस हो जाएगा 24, 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 8a, 8 की पावर 3 5 1 12, डिटर्मिनेंट ऑफ a हाफ 256, ऐड करेंगे आंसर इज 280। तो बस फार्मूलाज पता होने चाहिए थे, ये वाला क्वेश्चन हम आराम से बना लेते हैं। ट्वेल्व के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो ए बी 2 यूनिट वेक्टर हैं सच दैट एंगल बिटवीन देम इज π/3। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भाई ए बी यूनिट वेक्टर हैं, तो ए डॉट बी की वैल्यू निकल गई। ए बी कॉस थीटा से कॉस π/3 मतलब हाफ, और ये दोनों परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का डॉट क्या होगा, 0। मतलब दोनों का डॉट जो है दैट इज 0। सो ये 3 लेमना, ये माइनस लेमना स्क्वायर और ए डॉट बी हाफ, और फिर 2b से ये 6 और ए डॉट बी हाफ, उसके बाद -2 लेमना दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 3 लेमना -2 लेमना, ये मिला के हो गया 1। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 लेमना, 2 गायब, और ये हो गया 6। तो मतलब लेमना स्क्वायर -2 लेमना प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी -6 इज इक्वल टू 0। तो लेमना की वैल्यू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 1 प्लस माइनस √7, तो 1 प्लस √7 3 से बाहर, 1 माइनस √7 -1 से बाहर, आंसर इज 0। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में भी, इसमें भी कुछ खास टफ नहीं था, जैसे जैसे बोलते गए करते जाओ और आंसर बताते जाओ।
13 के बाद आते हैं 14 पे। तो कुछ इस तरह से टर्म गिवन है और जी हाफ की वैल्यू पूछी है, ई की पावर एक्स में बड़ा ही ख़राब टर्म गिवन है। और जब भी हमने डिस्कस किया है बड़ा ही ख़राब टर्म होता है तो कोई एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन पक्का इसमें होगा, पक्का इसमें होगा। और सिमिलैरिटी से ये बात शायद हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे कि इसका जो डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो पक्का ये आना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं चाहूँ तो नीचे वाले का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसे ही रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो x का 1 साइन इनवर्स x प्लस x को ऐसे ही रखा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस x साइन इनवर्स x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले रूट का, फिर इसका माइनस 2x तो प्लस का 2x। तो क्लियरली ये दिखाई दे रहा है, इससे ये कट हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये वाला टर्म, और यहाँ से 3 बचेगा तो साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, करेक्ट है ना। और वहाँ पे अकॉर्डिंगली तीसरा टर्म भी बन रहा है, इसका मतलब दिस इज करेक्ट कि x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, वो डिफरेंशिएशन है, वो हो रहा है ये वाला टर्म। तो अब इसका ये आता है हमें e की पावर x fx, मतलब x साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करना है बस, x की वैल्यू हाफ, ये e की पावर हाफ मतलब √e, साइन हाफ कहाँ पे होता है π/6 पे, और 1 माइनस 1/4 मतलब √3/2। तो ये 2 से 2 गायब, तो π/6 √e/3, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। तो बस हमें यही देखना था कि किसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है एंड वी कैन डू दिस। फोर्टीन के बाद है 15। तो 15 में अगर देखें हम, क्वेश्चन है लिमिट का, तो ये वाली वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी x इन्फिनिटी पे, और 1 अपॉन e माइनस 1 अगर देखें तो ये 1 बना रहा है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। एंड वी हैव द फॉर्मूला fx माइनस 1 fx e की पावर ऑब्वियसली fx इसे साथ में पहले ही सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं इस वाले को। तो एलसीएम आया e1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स और माइनस 1 इंटू जी एक्स मतलब x। घबराना नहीं है, दिखने में खराब लगेगा बट सॉल्व करने में इतना दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद e से e कट, ठीक है ना, और फिर मैं सॉर्टेड करके लिख रहा हूँ दोबारा से, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ भाई, ये 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स, और ये एलसीएम इधर की तरफ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके, तो 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स, और जो नीचे वाला टर्म है दैट इज 1 माइनस ई 1 प्लस एक्स, और ऊपर एक x और है। 1 से 1 कट, क्या क्या कट होते हैं देख लेते हैं। 1 से 1 कट होता है, x से x कट होता है, ex से ex कट होता है, ऊपर बचा है ओनली e। तो x का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, ऊपर है e और नीचे है 1 माइनस ई, तो ये है लिमिटिंग वैल्यू। और जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इस e से ऊपर वाला टर्म बचेगा e अपॉन 1 माइनस ई, और नीचे वाला 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो क्लियरली दिख रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा e।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेंदी है और बस कैलकुलेशन देखनी है और सॉल्व करते हुए जाना है। फाइनली हम लोग सही आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। सो 15 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, 10 और रहते हैं। सो द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो यार इस कर्व को ध्यान से देखें तो ये मुझे x-2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, और इस कर्व को ध्यान से देखें -8 कॉमन लेने के बाद x-2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोनों का वर्टेक्स सेम है। तो हम दोनों को शिफ्ट कर देते हैं ओरिजिन पे, क्योंकि एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसे मान के चल रहा हूँ y = x² और इसे मान के चल रहा हूँ y² = -8x, क्योंकि कर्व को कहीं भी उठा के ले जाओ एरिया पे कोई चेंज नहीं आता है। तो ये ऊपर वाला कर्व और ये नीचे वाला, और इसका भाई हम एक डायरेक्टली फार्मूला पढ़ते हैं इसीलिए, क्योंकि दो पैराबोला का काफ़ी बार काम में आता है। तो ये वाला जो एरिया होता है हमें मेहनत कम करनी पड़े 16ab/3, तो ये डायरेक्टली याद होता है तो बहुत अच्छा होता है। 16ab किसी को भी मान लो, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 2/3, तो 4 से 4 टाइम्स 8/3। तो कुछ रिजल्ट्स याद होते हैं, कुछ सॉल्यूशन पता होता है, तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। सेवनटीन क्वेश्चन देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो एक पैराबोला है y² = 4ax, ठीक है भाई। यहाँ पे इसकी कहीं डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इस पे एक पॉइंट है 4,4√3, यहाँ पे कहीं है। अब PQ एक फोकल कॉर्ड है, कुछ ऐसे इस तरह से कोई फोकल कॉर्ड होगी कुछ, और M और N डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQMN बताना है। तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ट्रेपेजियम बन रहा है, ये भी पता लग रहा है, पैरेलल साइड्स हैं, ये हाइट है। क्यों निकालना है, बस क्यों निकल गया काम चल गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें डायरेक्ट्राइसिस की, ए फाइंड कर लेते हैं, पॉइंट लाई कर रहा है ना। तो 16 × 3 = 4a × 4, a की वैल्यू आ गई 3, तो पैराबोला है 12x। x = -a, तो ये वाली लाइन x = -3 है। और q वाला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, t1 t2 = -1 से, तो at² मतलब 3 t1² की वैल्यू 4 है, तो t1 की वैल्यू हो गई 2/√3, तो t2 की वैल्यू हो गई t1 t2 -1 से, रेसिप्रोकल का नेगेटिव -√3/2, तो at² 2at, तो a t² 3/4 कॉमा, ठीक है, 2at 6 × -√3/2, तो ये हो गया अपने पास 9/4 कॉमा -3√3। तो ये लेंथ बतानी है, ये डिस्टेंस देखनी है और ये देखना है, तो चेक कर लेते हैं। तो ये लेंथ हमें 4 और 3 7, ये हो गई 7, ये 9/4 और 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 12 21/4। अब ये लेंथ की बात हो गई, करेक्ट ना। तो इस पॉइंट को यहाँ पे भेजेंगे, ये 4√3 है, ठीक है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीधा डाल दिया ना हमने इस पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, और इसका भी y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो 4√3 और 3√3 जैसे 7√3, तो हाफ एरिया निकाल रहा हूँ भाई। अब
तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 7, 28, 28 और 21 49/4 इंटू 7√3। तो ऊपर है 8 और 343√3/8। तो बस डायग्राम बनाना है, बाकी भाई कैलकुलेशन दिखाई दे रही है तो कैलकुलेशन अच्छी खासी करनी पड़ी है, ठीक है ना। एटीन में एक लाइन है और एक सर्कल है, पहली वाली एक लाइन है, दूसरा वाला एक सर्कल है। बोल रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दोनों का एरिया गिवन है। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई पुट करता हूँ z की जगह पे, तो x प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा प्लस x माइनस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से लाइन आ जाएगी मेरे पास, x और आयोटा वाले टर्म कट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं स्ट्रेट लाइन का ही लिख रहा हूँ केवल। तो x माइनस वाई प्लस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, फिर दोबारा से माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और सर्कल है जिसका सेंटर है 3,0 और रेडियस है 1 यूनिट। ऐसा कुछ सर्कल है, दिस इज 2,0। और ये जो लाइन है हमारे पास, तो y की जगह पे -2, तो यहाँ पे कहीं -2 है, तो ये लाइन कुछ इस तरह से है। तो ये 1 की वजह से क्लियरली दिखाई दे रहा है, इंटरसेक्शन की वजह से, कि ये 90 बना रहा है। ये वाली जो लाइन है ये 90 बना रही है यहाँ पे, और ये रेडियस 1 है और ये भी रेडियस क्या है 1। बाकी पॉइंट निकाल के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लाइन का इंटरसेक्शन सर्कल के साथ निकाल के भी चेक कर सकता हूँ, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो वो 3,1 आएगा ऑब्वियसली। चेक भी हो रहा है ना यहाँ से, 3,1,3,1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 90 डिग्री से मैं इस वाले अल्फा को निकाल सकता हूँ और दूसरे वाले बीटा को निकाल सकता हूँ। तो सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो पहले वाले का एरिया अल्फा का, सेक्टर का हाफ r स्क्वायर थीटा मतलब π/4 माइनस ट्राइंगल का हाफ इंटू 1 इंटू 1। तो ये हो गई अल्फा की वैल्यू, π/8 माइनस हाफ। और सिमिलरली बीटा को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे और फाइनली आंसर सॉल्व करेंगे। तो मैं आंसर बता देता हूँ भाई, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो आंसर इसका होगा 1 प्लस π/2, ओके ना। तो कोई खास दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। Let alpha, beta, gamma, delta be the coefficient in the expansion of if u and b satisfy the equation। तो भाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालेंगे, पहले पुट करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन है, यूवी को सॉल्व करेंगे। तो प्लस और माइनस अगर है और ऐड कर रहे हैं तो इवन वाले टर्म कट हो जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ फॉर्मूला हमें याद ही होना चाहिए भाई, 5c0 x की पावर 5, एक टर्म छोड़ के 5c2 पावर 2 से रिड्यूस होगी, दूसरी पावर 2 से बढ़ेगी तो x³ माइनस 1, 5c4 ये 2 से रिड्यूस होगी और दूसरी वाली जब 2 से बढ़ेगी तो स्क्वायर। तो बस थोड़ा सा इसको चेक करना है, एक बार देख लेते हैं। तो ट्वाइस ये 1 x की पावर 5, ये 10 x की पावर 6 माइनस 10x³ और ये प्लस 5। तो इसको x की पावर 6 तो x की पावर 7 और माइनस 2x³ तो माइनस 10
x की पावर 4 और x के हिसाब से +5। नाउ चेक कर लो, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा दिखाई दे रहे हैं हमें, और उसके बाद पुट करके u और v की वैल्यू आराम से फाइंड की जा सकती है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो u की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, आंसर इज 5। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं है ये कोई कि पहली बार देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, बस इसका फ्रेम चेंज किया है क्वेश्चन का। तो महा फेमस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि सिलेबस में प्लेन नहीं है, लाइन सिलेबस में, तो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस लाइन पे कोई पॉइंट लेट कर लेता हूं मैं, 2 लैम्डा + 1 माइनस लैम्डा -2 2 लैम्डा -3, ऊपर एक पॉइंट 2 -10 1, दोनों का डॉट ऑब्वियसली 0 कराऊंगा, तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, पॉइंट मिलेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सॉल्व किए, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू 2 आती है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट करना है बस, और करेक्ट आंसर इसका आएगा जब हम सॉल्व करेंगे 3√5, ठीक है ना। तो नॉन क्वेश्चन है, पता है इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। So question number 21, number of relations containing 1 2 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric। reflexive और transitive होने चाहिए और symmetric नहीं होने चाहिए। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है 24 का, सेम क्वेश्चन 24 में पूछा जा चुका है, तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे चाहिए 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 3 आ गए, ठीक है भाई। और ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्लियरली दिख रहा है 1 3 भी चाहिए, तो ये 6 हो गए। उसके बाद एक रिलेशन तो यही हो गया, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब 3 एलिमेंट और बचे, कौन कौन से? 2 1 3 2 और 3 1। तो एक एक करके अगर इनको चेक करते हैं, 2 2 करके चेक करेंगे, तीनों को चेक करेंगे, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है अगर मैं 2 2 को एक साथ डालूंगा, तीनों को डालूंगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। 2 2 को डालूंगा तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए तीसरे को भी डालना पड़ेगा, तो मुझे एक एक को ही डालना पड़ेगा। तो अगर मैंने 2 1 यहाँ पे डाला, सपोज दैट सेकंड में एक दूसरे रिलेशन में मैंने 2 1 डाला अगर, तो 1 2 2 1 कोई दिक्कत नहीं, 2 3 का कोई दिक्कत नहीं, 1 3 का कोई दिक्कत नहीं, 2 1 1 2 और 2 1 1 3 कोई दिक्कत नहीं, मतलब दूसरे में 2 1 और ऐड हो गया। तीसरे में अगर मैं 3 2 ऐड करता हूं, ठीक है ना, 2 1 का काम खत्म, अगर मैं 3 2 ऐड करता हूं, ठीक है ना, ओनली 3 2, तो 1 2 से कोई दिक्कत नहीं, 2 3 3 2 से कोई दिक्कत नहीं, 1 3 3 2 से कोई दिक्कत नहीं, 3 2 2 3 से कोई दिक्कत नहीं, मतलब सही है, 3 रिलेशन तो हो गए। अगर मैंने बाई चांस इसमें 3 1 डाला, सपोज दैट चौथे रिलेशन के लिए, 3 1 में दिक्कत क्या है? 2 3 3 1 के लिए 2 1 चाहिए होगा, और फिर अगर 2 1 आ गया तो 3 2 चाहिए होगा। तो ये पहले से ही सॉल्व जिसने किया होता है उसके लिए बड़ा आसान होता है, आंसर है 3। एक दूसरे में ये ऐड हो जाएगा, तीसरे में ये ऐड हो जाएगा। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल का। बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज लगेंगी, NCR अपॉन NCR माइनस 1 दैट इज N माइनस R। एक लिया यहाँ से, तो R 30 CR को ऐसे ही छोड़ दिया,
और एन सी आर अपॉन एन माइनस एन सी आर माइनस वन इज एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, और आर से आर स्क्वायर है सॉरी ये, तो एक आर कट हो गया। और आर सी आर का भी एक फॉर्मूला होता है 30 इंटू 29 सी आर माइनस वन और 31 माइनस आर। सिमिलरली फिर इसको सॉल्व करेंगे, 30 को मैं बाहर रख लेता हूँ, और यहाँ पे हमें पता है आर माइनस वन मुझे सेम बनाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया आर माइनस वन किया, तो प्लस वन के लिए मुझे एक माइनस वन भी करना पड़ गया। सो ये 30 के लिए 30 29 सी आर माइनस वन और माइनस, और आर माइनस वन के लिए वापस से 29 बाहर 29 सी आर माइनस टू। अब बस सम का फॉर्मूला लगाना है, 1 से लेके 30 तक है ना, तो ये सारा हो जाएगा, तो 30 30 900 2 की पावर 29 माइनस 30 इंटू 29, और 1 से लेके 30 तक पुट करेंगे तो ये 1 से लेके 30 तक जाएंगे, तो ये सॉरी ये 28 हो जाएगा, 2 की पावर 28। कॉमन निकाल लेते हैं, शायद कॉमन आ रहा है 30 इंटू 2 की पावर 29 कॉमन ले रहे हैं ना, 2 की पावर 29 ही कॉमन ले लेते हैं, चलो यार। तो पहले बार में बचा 900 और यहाँ पे 15 इंटू 29, तो 29 इंटू 15 करते हैं अगर, तो 15 9 5 13 और 143, सो 900 माइनस 435, करेक्ट आंसर इज 465। कैलकुलेशन का बस ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी जल्दबाजी में की है, फिर भी हमारी करेक्ट आई है, बट एग्जाम में काफ़ी बार होता है कि जल्दबाजी करते हैं तो गलत भी हो जाती है। तो देख सकते हैं भाई क्वेश्चन ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, तो जो लोग पढ़ के जाते हैं उन्हें पता है ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नहीं है जो वो सॉल्व कर रहे हैं। (23) है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 5, इनके बीच में 5 डिस्टेंस है। एक पॉइंट है इन लाइन के बीच में, यूनिट डिस्टेंस है 1 से, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये P पॉइंट है, ये 1 है ये 4 है। बोल क्या रहा है कि इट इक्विलैटरल ट्रायंगल Q लाइज ऑन वन ऑफ देम और R लाइज ऑन अनदर, तो यहाँ पे कहीं Q है और यहाँ पे कहीं R होगा सपोज दैट, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अगर ये 60 है और ये 90 है और इसे मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 60 है, टोटल सम 120, तो ये 30 प्लस थीटा। तो ये 1 से ये दोनों को मैं इक्वेट करा देता हूँ, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू आ गई तो फिर मैं ये साइड लेंथ आराम से फाइंड करके क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू बता सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो परपेंडिकुलर से साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ए मान लेता हूँ इनको तीनों को, ए, ठीक है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/a, तो ए की वैल्यू हो गई कोसेक थीटा, और यहाँ पे 30 प्लस थीटा ले लेता हूँ, तो बेस हो रहा है ये और ये हाइपोटेनियस हो रहा है, तो कॉस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए की वैल्यू उठा के डाल देता हूँ, ठीक है ना, तो कॉस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा।
यहाँ से साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी फाइंड कर लेंगे, और फाइंड करेंगे तो कोसेक थीटा बड़े आराम से फाइंड हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ सॉल्व करके। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/3√3 आ रही है, और जिसे हम कोसेक थीटा फाइंड करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इसका फाइनली करेक्ट आंसर होगा 28। तो कोई बहुत टफ टास्क नहीं था, पर हाँ डायग्राम का टेम्परामेंट सोचना टफ था, उसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सो नाउ 24, 2 क्वेश्चंस रहते हैं बस। तो 24 क्लियरली दिख रहा है लीनियर डी है। तो ये हो गया पी एक्स, हाँ भाई, तो ये वाला टाइम, ये वाला हमारे पास टास्क हो गया पी एक्स, ठीक है ना, और ये हो गया क्यू एक्स। तो इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या निकाल लेता हूँ? इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मतलब ई की पावर एल एन एफ एक्स, तो ये बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें इसको करना पड़ेगा हाफ से, क्योंकि रेंज है -1 से 1, तो भाई ये इसमें अच्छा दिया है। अगर हमने ये गड़बड़ कर दिया तो जल्दी में ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका डिफरेंशिएशन -2x, इस तरह से, ठीक है ना। एक ही बात है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, वैसे भी मॉड आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो वही हो जाती। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई आई एफ इज इक्वल टू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये कट हो जाएगा, x की पावर 7/7 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट। 0 पे 0 है तो ये 0, ये 0, ये 0, कांस्टेंट भी है 0, y फंक्शन दिखाई दे रहा है साफ। और जब इसका माइनस हाफ से हाफ के बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम y का, तो क्लियरली दिख रहा है ये ऑड फंक्शन की वजह से 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, x की जगह पे साइन थीटा लेके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका आंसर लिखा देता हूँ 27। इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। लास्ट क्वेश्चन। तो ये भी भाई नया क्वेश्चन नहीं है, देखा दिखाया क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, दिखते ही पता लगता है यार ये ऑर्थो की सरकम सेंटर है इसका ओरिजिन। और जी एच और ओ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, एच और ओ को, एच या एल गिवन है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, सही है। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन निकालता हूँ तो h इज इक्वल टू, ठीक है, 3h इज इक्वल टू 2 से 0 a, ठीक है भाई, और 3k इज इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू हो गई 3, k की वैल्यू आई है अभी भाई, केवल h भी चाहिए a भी चाहिए, h आ गया तो a आ जाएगा, sin 2 अल्फा भी चाहिए। तो सेंट्रॉइड को अगर मैं देखता हूँ,
ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड के हिसाब से 3h इज इक्वल टू 6 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा, और 3k इज इक्वल टू 8 माइनस 10 साइन अल्फा प्लस 10 कॉस अल्फा। और इनको इधर लेके जाऊंगा अगर मैं, ठीक है ना, तो k की वैल्यू तो ऑलरेडी पता ही है, k की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है ही, तो 9 माइनस 8 ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी मिला के 1, और ये हो जाएगा 3h माइनस 6। तो अगर देखें तो स्क्वायर करके ऐड करोगे, देखें तो स्क्वायर करके क्या करेंगे, अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो मैं स्क्वायर करके अगर ऐड करता हूँ तो ये 10 साइन अल्फा 10 कॉस अल्फा, ठीक है। तो स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दें, तो स्क्वायर करके अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो आई विल गेट व्हाट 3h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये 100 कॉस स्क्वायर अल्फा 110 ही बाहर आ गया बेसिकली, एक तरफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, एक तरफ साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, तो एच के तो बड़े आराम से आ रहा है यार। तो 3h माइनस 6 और ये 10 यहाँ पे आ रहा है, चलो, और ये 1/10 यहाँ पे आ रहा है, तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है ये भी, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, मतलब 3h माइनस 6 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो h की वैल्यू हमारे पास हो गई 7/3। ठीक है भाई, अब क्या चाहिए, साइन 2 अल्फा चाहिए बस, बाकी तो सारी वैल्यू निकल गई ना। h निकल गया तो a भी निकल गया 7। अब क्या चाहिए, साइन 2 अल्फा ना, तो जैसे मैं बोल रहा था दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, साइन 2 अल्फा डायरेक्टली मिल जाएगा यार, ऐड ही कर देता है, ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो फाइनली आंसर हमारे पास इसका मिलेगा बेटा 145, ठीक है ना। ऐड करके देख भी सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा खास हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3h की वैल्यू 7 है ना, तो 7 माइनस 6 ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1/10 1/10, तो 10 को यहाँ पे रखेंगे तो दोनों को स्क्वायर करके मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर 2, यहाँ पे 100 तो बाहर आ गया, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन 2 अल्फा, ठीक है ना। या डायरेक्ट ही एक ही तरफ ही स्क्वायर करके हम इसको सॉर्टेड कर सकते हैं, दोनों को क्यों ही सॉल्व करें, इसी से काम चल जाएगा। इसी का स्क्वायर करके हम इसको करते हैं अगर, तो 1/100 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 2 साइन अल्फा, सॉरी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मतलब साइन 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। साइन 2 अल्फा की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 99/100, तो क्लियरली दिख रहा है ये 99, k की वैल्यू 3 से ये तो 99, k की वैल्यू 3 से ये 18, 3h की वैल्यू 7 है तो ये माइनस का 7, और a की वैल्यू ये है तो ये 35, तो 35 प्लस 18 53 में से 7 सब्ट्रैक्ट होंगे और 99, तो 46 और 99 145। तो कैलकुलेटिव बहुत है भाई, इंटीजर सारे कैलकुलेटिव बहुत हैं, तो पेपर लेंथी है, ठीक है ना, पेपर काफ़ी लेंथी है, बट मुझे लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चन जाने पहचाने थे, लगभग 12-13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जाने पहचाने हैं। अगर हम उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मुझे जैसे कि कुछ क्वेश्चंस अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ यहाँ पे, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन नहीं है, क्लास में कराया जाता है, ये हम कर सकते थे, चलो। दूसरा क्वेश्चन तो सिंपल है, ये तो करना चाहिए था वेक्टर का। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेंथी भी नहीं था ये। फोर्थ क्वेश्चन भी लेंथी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। सिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आई कंसिडर्ड इट। सेवन्थ वाला आराम से कर सकते थे, एट्थ वाला फेमस है, नाइन्थ वाला
नॉर्मल है, 10th PNC का बेसिक क्वेश्चन है, 11th डुएबल था, 12th डुएबल था, 13th काफ़ी सिंपल था, जल्दी हो जाता, 14th में थोड़ा दिक्कत था। ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, टाइम हो तभी करने चाहिए। 15 ये भी मान सकते हैं कि देखने में ख़राब लग रहा है, सॉल्व करने में नहीं था, बट छोड़ सकते हैं फर्स्ट टाइम में। 16 डुएबल था, क्लास जैसा क्वेश्चन है। 17 थोड़ा सा मान सकते हैं टाइम लेता, 18 मान सकते हैं टाइम लेता, 19 भी थोड़ा सा, 20 तो बिल्कुल आसान है। और ऐसे ही करके हम सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूँ तो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से केवल 15 क्वेश्चन हम इसमें से करते। तो 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो पता थे हमें पहले से कैसे होने हैं, तो उनको बस हमें सही सॉल्व करना था। तो आराम से, मतलब अच्छे स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए 60 से ऊपर नंबर लाना, 60-70 तक जाना, ठीक है, वो जा सकता था आराम से। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट भी वो 7-8 क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन ऐसे आराम से कर सकता था सॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि नए क्वेश्चंस का स्कोप उतना नहीं है। ठीक है भाई, तो पेपर का डिस्कशन यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।